अभी मैं आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संदर्भ में इस समय आपसे बात करने जा रहा हूँ। 1 अगस्त 2024 को यह निर्णय आया जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के मागास वर्ग आरक्षण संदर्भ में उपकोटा और क्रीमी की बात कही गई है। और 1 अगस्त को ही मैंने एक लेख लिखा था जो संसद में राहुल गांधी की जाति पूछी गई थी। उस जाति के संदर्भ में मैंने अपने लेख में उल्लेख करते हुए बिहार सरकार का भी एक उदाहरण दिया है जिसने जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना ये संदर्भ रहा है। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जातिगत आरक्षण देने के बाद में पटना उच्च न्यायालय ने उसको असंवैधानिक करार दिया। फिर वो बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित देने से इनकार किया। वही बातें फिर वो मोदी जी को कहते हैं कि वो आप शेड्यूल 9 में उसको इंक्लूड करो। मोदी जी शेड्यूल 9 में इंक्लूड करने वाले में कुछ निर्णय लेते नहीं है। इधर राहुल गांधी संसद में आवाज उठाता है कि जातिगत जनगणना हो, पर शेड्यूल 9 के बारे में वो कुछ नहीं बोलता। राहुल गांधी क्या बोलता, कुछ नहीं बोला। अगर शेड्यूल 9 में इंक्लूड हुआ होता तो उसको न्यायालय में आह्वान नहीं दिया जा सकता था, न्यायालय में निर्णय उसको चलने नहीं दिया जा सकता था। आज हम जो सफल हो रहे हैं वो नहीं हुआ होता। तो इस संदर्भ में मैंने उस लेख में जिक्र किया है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो 7 बेंच पीठ की 7 खंडपीठ जो 7 लोग जज की थी उसमें सर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, भूषण गवई, विक्रमनाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा इन लोगों का समावेश था। और इन्होंने 6-1 इससे वो उसको निर्णय दिया गया है। अभी आप इसके अंदर में आएंगे। बेला त्रिवेदी ने वो जो 6 विचारों को नहीं माना। तो पंजाब विद्युत वो केस कौन सी थी, पंजाब राज्य और इतर में, और साथ में देविंदर सिंह और इतर ये वो एक केस है जिसके ऊपर ये निर्णय दिया गया है। उसमें क्या गया है, जो पॉइंट दिए गए उसमें क्या है, अनुसूचित जाति में से किसी एक जाति से ये जो एक जाति होगी अनुसूचित जाति उसको 100% राखी जागा नहीं दी जाए, राखी जागा नहीं दे सकते। अब ये निर्णय उन्होंने कैसा हुआ, ये निकाला निष्कर्ष ये समझ नहीं आया। दूसरी अन्य जाति एक संगठन ना होकर उसे वर्ग में अलग किया जा सकता है। अब इसके बारे में अनुसूचित जाति की डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। संविधान के अनुच्छेद 14 अनुसार एक समान वर्ग ना हो तो उस वर्ग का विभाजन किया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं बाद में बात करूंगा। अनुसूचित जाति वर्ग में क्रीमी की उन्होंने बात हुई है। अब इस बिंदु पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये प्रमुख बिंदु है। उसे बिला त्रिवेदी की बोर्ड ये मायने रखता है, ये बड़ा गौर से पढ़ना है, यह सुनना भी है। बिला त्रिवेदी क्या बोलती है, इस तरह का उपवर्ग करना ठीक नहीं है। पंजाब एवं मध्य प्रदेश राज्य न्याय आरक्षण कानूनों को उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है। संविधान अनुच्छेद 341 अनुसार राष्ट्रपति की अधिसूचना को अंतिम कहा जाता है। यह भी सच्चाई है कि संसद या कानून बनाकर किसी भी श्रेणी को संलग्न भी कर सकती है या निकाल भी सकती है। यह संसद का अधिकार है। अनुसूचित जाति यह सामान्य जाति नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 341 अंतर्गत अस्तित्व में आई है। अनुसूचित जाति यह वर्ग या जमाती का एकीकरण है, ये मायने रखता है। और राज्य का उपवर्गीकरण यह अनुच्छेद 341 एक राष्ट्रपति के निर्णय में भी हस्तक्षेप करने जैसा है। इंदिरा साहनी केस में, इंदिरा साहनी जो केस थी उसमें मागास वर्गों को अनुसूचित जाति दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, ये कहती है बिल्कुल। चिन्मय केस में जो बताया गया निर्णय बिल्कुल सही है और उसी केस का आधार लेना चाहिए, जिसे जो 6 जजों ने नहीं माना उसे भूषण गवई भी थे। अभी हम न्यायाधीश
जो अन्य थे उनकी बातों पर चर्चा की। सरन्यायाधीश धनंजय टंडू कहते हैं कि संविधान अनुच्छेद 14 अनुसार उपवर्गन इसे उल्लंघन करार नहीं कर सकते, उल्लंघन हुआ है करार नहीं कर सकते, आर्टिकल 14 के अंदर बोल रहा है। अनुच्छेद 14 और 15 और 16 अनुसार ऊपर श्रेणीय राज्यों को राज्य की जाति को विभाजन करने की प्रतिबद्ध करे, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। अनुजाति के पहचान के लिए बताए गए निकेश वर्ग में बहुत अंतर है, ये डी.वाई. चंद्रू कहते हैं। मित्तल और शर्मा जी क्या बोलते हैं, आरक्षण एक केवल एक पीढ़ी के लिए ही सीमित हो, उसका आरक्षण एक पीढ़ी अगर उच्च स्तर पर जाती हो, उच्च पद हो, बैठती हो, तो उसका फायदा अन्य पीढ़ियों का दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। अब ये परंपरा इनकी पीढ़ियाँ सदियों से फायदा ले रही, उसका क्या? गवाही भूषण गवाही क्या बोलते हैं, ऊपर श्रेणी का आधार या सरकारी नौकरी में अकड़े हुए पर हो, कुछ लोग अपनी इच्छा से भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आरक्षण मिलने के बाद भी उन्हें निम्न जातियों को काम छोड़ना कठिन होता है। गवाही क्या सही बात है। अनुसूचित जाति में या उप श्रेणी में क्षत्रियों से दर्पशाही का सामना करना पड़े, इतिहास है। न्यायाधीश शर्मा क्या करते हैं, वो न्यायाधीश गवाही के विचार सहमत है, परंतु क्रिमिनल की पहचान क्रिमिनल की बात करते हैं। राज्यों को अत्यावश्यक संविधान की बात कर रहा है कि होना चाहिए, यानी क्या होना, क्रिमिनल की बात कर रहा है। उसके बाद विक्रम भी क्या कहते हैं, ओबीसी को जैसा क्रिमिनल लागू किया वैसा इसको भी लागू होना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा क्रिमिनल। अभी अब क्रिमिनल की बात हुई तो अभी ब्राह्मण जो वर्ग है, ये अगर क्रिमिनल के बाहर आते तो उनको जज नहीं बनना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा भी क्रिमिनल का उनका भी क्रिमिनल बनाना पड़ेगा उनको। जो ये स्टेटस में होंगे तो उनको जज नहीं बनेंगे, ये स्टेटस में आए होंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनके लड़के IAS नहीं बनेंगे। ये उनके लिए भी ऐसा कुछ निर्णय होना चाहिए। अभी हम आर्थिक आधार की बात करेंगे। आर्थिक आधार यह 10% दिया गया है, आर्थिक आरक्षण क्या संविधान सम्मत है? इसे न्यायालय में आह्वान दिया, सर्वोच्च न्यायालय में आह्वान दिया गया है, चैलेंज दिया गया है। उसके बाद में मोदी ने भारत व्यवस्था को लोगों को उनको सीधा IAS श्रेणी में नौकरी दे दी, सचिव बना दिया। कैसे ये संवैधानिक था? इसे कोर्ट में न्यायालय में आह्वान दिया गया, चैलेंज दिया गया। और दूसरी बात, मागासवर्गीय आरक्षण का बेकार हटाओ कार्यक्रम है क्या? मागासवर्गीय आरक्षण का बेकार हटाओ कार्यक्रम है, समझना पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार को ये बात को समझना पड़ेगा। मागासवर्गीय आरक्षण भारत सरकार जो होती है वो शेड्यूल में सूची में यानी शामिल करने के पीछे उदासीन क्यों है, इसका भी हमें उत्तर जानना पड़ेगा। क्योंकि शेड्यूल 9 में अगर होता है तो उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं दिया जा सकता। अभी हम अनुसूचित जाति जनजाति ये जो सूची है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, एक ऐसी इसका आरक्षण आधार पर हमको डालना, उसकी आरक्षण आधार जो जाति है उस शब्द की उत्पत्ति को हमें समझना पड़ेगा। अब हम अंग्रेज काल में जब जाते हैं, जब भारत गुलामी की इसमें, तो अपृष्ठ वर्गों को हिंदू श्रेणी में नहीं लिया जाता था, नहीं रखा जाता था। अर्थात वो गैर हिंदू थे, अपृष्ठ गैर हिंदू थे। वैदिक धर्म का रूपांतर ब्राह्मण धर्म में, अब ब्राह्मण धर्म का रूपांतर हिंदू धर्म में हुआ, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब क्या बोलते हैं, वैदिक धर्म का रूपांतर कहीं हुआ है ब्राह्मण धर्म में, और ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म में। अब ये हिंदू कैसे बने ब्राह्मण, ये भी हमको समझना पड़ेगा। पहले हिंदू कौन थे, इसके अंदर भी हमको पूछना पड़ेगा। और ब्राह्मण फिर हिंदू कैसे बने, इसमें भी हमको पूछना, क्योंकि अल्पसंख्यक थे। तो उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अर्थात अपृष्ठ मत और आदि समाज एक गैर हिंदू था, फिर ये हिंदू बने कैसे? इसके लिए हमें अंग्रेज काल का जो अंग्रेज काल में जाना पड़ेगा। अभी 1911 में इसे गैर हिंदू समुदाय कहा गया है, और अछूत और आदिवासी जो जाति थी इनकी गणना हुई थी 1911 में। उसमें हिंदू कौन, अछूत कौन और आदिवासी कौन, यह स्पष्ट किया गया है। उसके बाद में 1931 में जे छटेन जो निवडणूक आयुक्त था, जनगणना आयुक्त था, उन्होंने
जनगणना की 1931 में। उसमें अस्पृश्य वर्ग की 1108 जातियाँ बताएगी, 1108 जातियाँ बताएगी। उन्होंने जाति का शेड्यूल है और टाइप का शेड्यूल है, जनजाति का शेड्यूल है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो और इस जातियों को, इस 1108 जातियों को बहिष्कृत भी बताया गया है, बहिष्कृत जाति भी बताया गया है। हिंदू धर्म से अलग है, बहिष्कृत जाति बताया गया है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, अंग्रेज प्रधानमंत्री रामसे मैकडोवेल। इन्होंने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इनके समान बहिष्कृत जातियाँ भी एक स्वतंत्र वर्ग है। रामसे मैकडोवेल कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन समान बहिष्कृत जातियाँ एक स्वतंत्र वर्ग है, समझ लो अभी। वो जो हिंदू नहीं है, उसके लिए जो सूची बनाई गई थी, उसमें एक कास्ट की सूची बनाई गई थी, उसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और एक टाइप की सूची बनाई गई थी, उसको शेड्यूल टाइप कहते हैं। ये तब बनी है सूचियाँ, जो दो सूची बनी ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, ये तब बनी है। इस आधार पर भारत सरकार ने, उसी आधार पर भारत सरकार ने, इंग्लैंड सरकार की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति संवैधानिक आदेश, संविधान अध्यादेश 1935 का निर्माण किया था। उसके बाद में अनुजातीय संविधान आदेश 1936 का भी जारी कर आरक्षण सुविधाएं लागू की गई थी। 1931 में जो आधार पर कैबिनेट अवार्ड भी लागू किया गया था। और अनुसूचित जाति संवैधानिक आदेश 1950 पारित कर आरक्षण जारी करने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, गैर हिंदू इसकी जनसंख्या मामले में, गैर हिंदू इनकी जनसंख्या मामले में तत्कालीन ब्राह्मणों ने उनकी नियंत्रित सरकार को, नियंत्रित जो सरकार थी, उन्होंने गद्दारी की थी। जनसंख्या प्रमाण 40% जो होना था, उससे 12.5% और अनुसूचित जाति एसटी 7.5% बताया गया है। गद्दारी की गई होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने हमारे मानवीय अधिकार के लिए संघर्ष किया था। अतः इस इतिहास को हमें मागास अधिकार, मागास आरक्षण समय में समझना होगा। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग की मागास आरक्षण या सामाजिक दुरावस्था से दिया गया है। सामाजिक दुरावस्था कारण, दुरावस्था कर हमें मिला है आरक्षण। और अनुसूचित जाति का जो मागास आरक्षण है, भौगोलिक आधार पर और दुर्गम सरकार पर उनको दिया गया है। ये भी कारण रहा है। क्या अभी दूसरे हमारे सामने सवाल उठता है कि क्या शोषित वर्ग या सोचा वर्ग समकक्षा है? जब ये इतना आरक्षण की बात करते हैं, ये कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, क्या शोषित वर्ग शोषक वर्ग के समान एक संग में इक्वलिटी में आया है? दूसरी बात, क्या सामाजिक और आर्थिक समानता आई है? तो ये बातें क्यों, ये चीज़ें क्यों हो रही है? तो हमको ये समझना पड़ेगा। अतः न्याय व्यवस्था में क्या दिखता है हमको? इसलिए तमाम जो व्यवस्था में शोषित वर्ग की भागीदारी का प्रतिशत इक्वलिटी में है। सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में जो SC ST OBC को जो होना चाहिए यानी प्रतिशत, वैसा प्रतिशत दिखाई पड़ता है। ये भी मायने रखता है। न्याय व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था में क्या समान इक्वलिटी है? जाति परसेंट जो जातिगत अनुसार उनको वहाँ जगह मिली है, यानी वहाँ नौकरी में वो लोग हैं। अगर यह जमाती का या जाति का ऊपर वर्ग हुआ तो सामाजिक दूरी निर्माण होगी। मेरा तिवारी का कथन बिल्कुल सही है। अतः हमें सर्वोच्च न्यायालय का अब यह सवाल आता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इस विचार सुनकर जो में पुनर्विचार जाति का स्वीकार करेगी, या भारत सरकार अपनी इस हमारे ये फैसले सर्वोच्च न्यायालय का फैसला के आधार फैसला सुनकर मागास आरक्षण पूर्वक करेगी? मागास से घटा किसान में क्या निर्णय लेता है, ये हमें देखना है। नहीं भी न बताए।